पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हम अपने इस वीडियो की श्रृंखला में भारत के संविधान की बात कर रहे हैं। पिछले वीडियोज में हमने भाग 4 तक देख लिया था, भाग 4 का भी देख लिया था जिसमें मौलिक कर्तव्य थे। अब इसके आगे भाग 5 केंद्र सरकार। भाग 5 के अध्याय 1 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत का महान्यायवादी और सरकारी कार्य का संचालन आता है। इसमें आज हम राष्ट्रपति को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के अंतर्गत हमको राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की पदावधि, राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की अर्हताएँ, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसे महाभियोग कहते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति को पढ़ेंगे। हम लोग इतने टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। राष्ट्रपति संविधान के भाग 5 में संघ के अंतर्गत अध्याय 1 में कार्यपालिका का वर्णन है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, अर्थात सभी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से किए जाते हैं, लेकिन कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि उसके नाम के कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित तथा कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा समर्थित हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसको 70वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इन सब में मनोनीत सदस्यों की निर्वाचन में भागीदारी नहीं होती, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। जहाँ तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व का मापमान में एकरूपता होगी, अर्थात विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व समान हो। साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता देखी जाती है। इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या के द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। एक विधायक का जो मत मूल्य होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1000। राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता मत का प्रयोग नहीं करता है, मत मूल्य का प्रयोग करता है। क्योंकि राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या अलग अलग है तथा सभी राज्यों से लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग प्रतिनिधि आते हैं। इस तरह से यूपी में विधायक का मत मूल्य सबसे अधिक है। यूपी में विधायक का मत मूल्य 208 है। सबसे कम गोवा में है। गोवा में एक विधायक का मत मूल्य 7 है। संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायक के मतों के मूल्यों को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। एक सांसद का मत मूल्य सभी विधानसभा के मत मूल्यों का योग बटा दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। नोट: 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार शब्द जनसंख्या का मतलब 1971 की जनसंख्या के अनुसार जनसंख्या तब तक रहेगी जब तक 2026 के उपरांत पहली जनगणना प्रकाशित ना हो जाए। मतलब ये जो पीछे हमने देखा है ये 1971 की जनसंख्या के अनुसार है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त होना आवश्यक है। निश्चित मतों का भाग कुल वैध मत बटे 2+1, मतलब राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए कुल वैध मतों से आधे से अधिक मत प्राप्त करना आवश्यक है। राष्ट्रपति उस प्रकार से नहीं चुने जाते हैं जिस प्रकार से लोकसभा या विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों के चुनाव में जो ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वह विजयी हो जाता है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में उसे कुल वोटों के आधे से अधिक वोट प्राप्त करना आवश्यक है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक की अवधि तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के दिए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने 5 साल की कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी पद पर बना रहेगा जब तक कि नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति 2 बार बने थे। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह नंबर 1 भारत का नागरिक हो। जन्मजात नागरिक का प्रावधान नहीं है। दूसरा है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ का या किसी राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता, अतः ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का उम्मीदवार बन सकता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास राष्ट्रपति भवन प्राप्त होगा। उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। अन्य कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसी प्रकार से शपथ लेना होगा। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। उल्लंघन शब्द का प्रयोग संविधान में परिभाषित नहीं है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया जाना है, उस सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित आरोप पत्र राष्ट्रपति के पास 14 दिन पूर्व भेजा जाना आवश्यक है। उस सदन में कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा संकल्प पारित किया जाना चाहिए। उसके बाद प्रस्ताव दूसरे सदन में भेजा जाएगा। वह दूसरा सदन लगाए गए आरोपों की जांच करेगा। यह जांच स्वयं भी कर सकता है या किसी न्यायाधिकरण गठन द्वारा करवाएगा, जहां राष्ट्रपति या तो स्वयं उपस्थित होकर या किसी अधिवक्ता द्वारा अपना बचाव पक्ष रख सकता है। आरोप सिद्ध होने के पश्चात सदन इस प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित करेगा। इस प्रस्ताव के पारित होने की तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। महाभियोग प्रस्ताव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं।
अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने से पहले ही पद भरने के लिए चुनाव करा दिए जाने चाहिए। यदि उसका पद मृत्यु, त्याग पत्र, निष्कासन अथवा किसी और कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 महीने के भीतर ही करा लिया जाना चाहिए। नया राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। इस 6 महीने की अवस्था में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तथा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। इस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सारी शक्तियां, उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां व किए जाने वाले कार्य निम्न हैं: कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां व आपातकालीन शक्तियां। कार्यकारी शक्तियां। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वह महान्यायवादी, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष आदि की नियुक्ति करता है। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन कर सकता है। केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासक की शक्तियाँ प्राप्त है। विधायी शक्तियाँ। वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा स्थगित कर सकता है। लोकसभा को विघटित कर सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है। वह संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। वित्तीय शक्तियाँ। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। न्यायिक शक्तियाँ। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय से किसी भी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है। यह सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को क्षमादान प्रदान कर सकता है। कूटनीतिक शक्तियाँ। अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय मंचों व मामलों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। सैन्य शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। वह थल सेना, जल व वायु सेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है। यह संसद की अनुमति से होता है। आपातकालीन शक्तियाँ। संविधान ने राष्ट्रपति को 3 परिस्थितियों में आपातकाल लगाने की शक्ति प्रदान की है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान की गई है जो निम्नलिखित मामलों में किसी अपराध के दोषी करार दिए जाते हैं: संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में, और यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का उपयोग मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर करता है। यदि राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को पूर्ण क्षमा कर दिया हो तो वह उसी अवस्था में आ जाता है जैसा कि उसने अपराध ना किया हो। क्षमादान 5 प्रकार के होते हैं। प्रविलंबन, किसी भी दंड को निश्चित या अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर देना, जैसे अफजल की फांसी को टाल दिया गया था।
विराम, किसी दोषी के मूल रूप से दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम कर देना, जैसे शारीरिक अपंगता या गर्भवती महिलाओं की गर्भावस्था के कारण। परिहार, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना इसकी अवधि कम कर देना, जैसे 2 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष कर देना। लघुकरण, इसका अर्थ है दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर देना, जैसे मृत्युदंड बदलकर आजीवन कारावास कर देना। क्षमा, इसमें दोषी को सभी दंड से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी कानून बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान करता है। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास इसके 3 विकल्प हैं। पहला, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। दूसरा, विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है। तीसरा, यदि धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। किंतु संसद यदि बिना किसी संशोधन के राष्ट्रपति के सामने फिर से प्रस्तुत कर देता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। भारत के संविधान में राष्ट्रपति की शक्तियों में वीटो का प्रावधान नहीं है, लेकिन कार्यों के आधार पर माना जाता है कि 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। पहला है आत्यंतिक वीटो। इस प्रकार के वीटो में राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास रोक सकता है, जिस कारण से वह विधेयक समाप्त हो जाता है और कानून नहीं बन पाता है। दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इस प्रकार के वीटो की शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब वह किसी विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटाता है। धन विधेयक के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि संसद बिना संशोधन के पुनः राष्ट्रपति के पास लाता है तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी होगी। तीसरा है पॉकेट वीटो, इसी को जेबी वीटो भी कहते हैं। इस प्रकार के वीटो में राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर ना तो अनुमति देता है और ना ही पुनर्विचार के लिए वापस करता है। ऐसी शक्ति यूएसए के राष्ट्रपति के पास है। इसका प्रयोग 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पारित डाक संशोधन अधिनियम के लिए किया था। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123। संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। यह अध्यादेश का प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती हैं। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सत्र ना चल रहा हो। अध्यादेश जारी करने के लिए 6 महीने के भीतर उसे दोनों सदनों में पारित कराना होता है। पारित होने के उपरांत वह कानून बन जाता है। पारित न होने की दशा में अध्यादेश समाप्त हो जाता है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति वीवी गिरी। सबसे कम दिन तक राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। वह राष्ट्रपति जो लोकसभा का अध्यक्ष रहा नीलम संजीवा रेड्डी। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद राष्ट्रपति वीवी गिरी। कार्यकाल के दौरान मृत्यु डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत की राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार से हमने राष्ट्रपति में राष्ट्रपति का निर्वाचन, उनकी पदावधि, निर्वाचित होने की अर्हताएँ, महाभियोग, राष्ट्रपति की शक्तियाँ, क्षमादान शक्ति, वीटो शक्ति और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, इन सबको देख लिया है। अगले भाग में हम उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे।